हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू आर फाइन। वेलकम टू एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय हम आप लोगों का मॉडल पेपर स्टार्ट किए हुए हैं। ये क्लास जो है एमए थर्ड सेमेस्टर का है। विषय कौन सा है? आप लोगों का होम साइंस है। पेपर कौन सा है? तो पेपर आप लोगों का 3 है। पेपर का नाम है डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी, जिसको हम हिंदी में रचनात्मकता का विकास कहते हैं। आज जो है आप लोगों का ये पार्ट 2 है स्टूडेंट। ठीक है, ये कौन सा पार्ट है? तो आज आप लोगों का हम पार्ट 2 स्टार्ट किए हुए हैं। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो अब जाकर पहले पार्ट 1 देख लीजिए, फिर आके पार्ट 2 देखिएगा, क्योंकि ये हम आप लोगों का जो है प्रीवियस ईयर का जो पेपर है स्टूडेंट, उसको हम सॉल्व करा रहे हैं। तो इसलिए पार्ट वाइज आप लोगों को देखना जो है ज़रूरी है। तो देखिए, आज का क्वेश्चन है आप लोगों का कि बच्चों के लालन पालन की विभिन्न विधियों को समझाइए। या इसी प्रश्न को ऐसे आ सकता है कि बच्चों के लालन पालन की कौन कौन सी विधियां हैं। इसको इस तरह से भी प्रश्न आपके आ सकते हैं। तो देखिए, बच्चों के लालन पालन की निम्नलिखित विधियां हैं, जो 4 दशाओं जैसे अच्छे से रखना, अनुशासन, संचार यानी बातचीत करना, और चौथा है आपका परिपक्वता होने पर, जो आशाओं पर जो है आधारित होती हैं। तो ये क्या है? आपकी लालन पालन की जो है 4 दशाओं में जो होती हैं। अब आइए देखिए विधियों की बात कर लेते हैं। तो विधियां में पहला विधि आपका है प्रभुत्वपूर्ण विधि। ठीक है, पहला विधि प्रभुत्वपूर्ण विधि है। दूसरा आपका प्रजातांत्रिक विधि है, और तीसरा आपका अनुमतिपूर्ण विधि है। चौथा क्या है? अस्वीकार या उपेक्षा विधि है। तो आइए हम एक एक विधि को जो है मतलब डिफाइन करते हैं। तो पहला आपका है प्रभुत्वपूर्ण विधि। तो देखिए, प्रभुत्वपूर्ण विधि में क्या है आपका कि इस विधि में अभिभावक बालक के साथ सख्ती से व्यवहार करते हैं और बालक को समय पर दंड भी देते हैं। यह बालक पर अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश में लगे रहते हैं। परिवार में जो नियम बनाए जाते हैं उनका घर के सभी सदस्यों को पालन करना पड़ता है। किसी भी सदस्य को खुलकर बोलने और या तथा अपने मत रखने की आज़ादी नहीं होती है। घर के मुखिया की ही घर परिवार में चलती है। इस तरह का वातावरण में पले बढ़े बच्चे बिगड़ैल तथा हिंसक हो सकते हैं। यानी यहाँ पर क्या प्रभुत्वपूर्ण का मतलब ही है, बात से ही क्लियर हो रहा है कि प्रभावपूर्ण। तो जैसे मतलब कहीं कहीं क्या होता है, हम लोग देखते हैं ना कि जो प्रभुत्वपूर्ण माने प्रभाव में बहुत ज़्यादा मतलब दबाव में जो है बच्चों को रख कर परवरिश की जाती है। तो ऐसे बच्चे जो होते हैं बिगड़ैल टाइप के या हिंसक प्रवृत्ति के हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है ना कि बच्चों का जो लालन पालन हो तो वो कैसा होना चाहिए, मतलब ज़्यादा कठोरता से भी नहीं और ज़्यादा क्या है विनम्रता से भी नहीं, यानी एक नॉर्मल माहौल में जो है बच्चों का जो है पालन पोषण करना चाहिए। अब आइए देखिए दूसरे हम प्रजातांत्रिक विधि के बारे में देखते हैं। तो इस विधि में क्या है, तो इस विधि में अभिभावक बालकों को विभिन्न आदतें सीखने में अनुमति देने या छूट देने वाले होते हैं। अभिभावक अधिक उदारता दिखाते हैं और दंड जो है कम देते हैं। यानी ऐसे प्रजातांत्रिक के मतलब में क्या हुआ कि मतलब उसमें क्या है, बच्चे अगर जैसी जैसे भी एक्टिविटी सीखना चाहते हैं उनके लिए क्या करते हैं, अभिभावक जो है उनको उदारता से बहुत ज़्यादा छूट देकर और दंड को जो है कम रख कर जो है उनको पालते पोसते हैं। यह बालक की योग्यताओं और क्षमताओं के अनुसार उनका प्रशिक्षण देते हैं। इस तरह के पारिवारिक वातावरण में बच्चे अपने अभिभावक से अपने मन की बात कहने में सक्षम होते हैं। अपने सुख दुख की बात कहने में वह आज़ादी का अनुभव करते हैं। ऐसे वातावरण में पले बढ़े बच्चे अपने करियर का चुनाव इच्छा अनुसार करते हैं। उन पर किसी बात का कोई क्या है दबाव नहीं होता है। ठीक है, जो ऐसे बच्चे होते हैं वो क्या है मतलब अपनी बात को आसानी से अपने पेरेंट्स से कह सकते हैं और उनको पूरा मतलब छूट रहता है अपने करियर का चुनाव करने के लिए, और किसी भी तरह का जैसे उन पर क्या होता है दबाव जो है नहीं होता। अब आइए हम तीसरे विधि के तरफ हम देखते हैं। तीसरा क्या है, अनुमतिपूर्ण विधि। अनुमतिपूर्ण विधि में क्या है, तो इस विधि में अभिभावक बालक
को उतनी छूट देते हैं जितना बालक को चाहता है, ठीक है। यानी आवश्यकता से अधिक छूट भी नहीं देना है और आवश्यकता से अधिक जो है बंधन में भी नहीं रखते। इस विधि में अनुयायी अभिभावक समझते हैं कि बालक जब अपने किए गए बुरे कार्यों के परिणाम भोगेगा तो वह स्वयं स्वयं ही सुधर जाएगा। प्रोफेसर हेनरी ने अपने अध्ययन में देखा कि केवल अत्यधिक शिक्षित माता-पिता ही अनुमतिपूर्ण विधि को अधिक अपनाते हैं। इसमें बालक अपनी रुचियां, अभिवृत्तियां और अपनी बात को परिवार के समक्ष प्रस्तुत करता है। इन्हें अपने विचार रखने की स्वतंत्रता होती है, लेकिन एक तरह का दबाव बना रहता है। कभी अत्यधिक दबाव के कारण बच्चे जो है निरंकुश हो जाते हैं, निष्ठुर हो जाते हैं या बागी या हिंसक या बिगड़ैल बन जाते हैं। तो देखिए अनुमति में क्या होता है, अनुमति में पूर्ण में क्या होता है, जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों को मतलब ज़्यादा अधिक मतलब छूट भी नहीं देते हैं और क्या करते हैं मतलब जिनको जितना उनको छूट चाहिए वो उतना ही में उनको रखते हैं, ठीक है। तो ये देखा गया कि ऐसे जो बच्चे होते हैं वो मतलब अपनी रुचि, अपनी अभिवृत्ति और अपने मतलब बातों को क्या करते हैं, अपने परिवार के समक्ष जो रख पाते हैं और उनको रखने की पूरी स्वतंत्रता होती है। लेकिन कहीं न कहीं उनके ऊपर जो है दबाव बना रहता है। क्यों? क्योंकि वो मतलब ज़्यादा अत्यधिक छूट में भी नहीं पले हैं और ज़्यादा अत्यधिक मतलब कठोर अनुशासन में भी नहीं पले हैं। अब आइए देखिए अस्वीकार या उपेक्षा विधि। अस्वीकार या उपेक्षा विधि में क्या है, तो यह एक अकार्यत लालन पालन की विधि है। इस विधि में माता पिता बच्चों को बचपन नहीं होगा, यहाँ पर देखिए बच्चों बना लीजिएगा, बच्चों की आवश्यकता और अनुशासन पर ध्यान नहीं देते हैं। बहुधा अभिभावक अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देते हैं। जैसे पहले के लोग थे तो ये क्या करते थे, मतलब उनको मतलब बच्चे को उन्होंने जन्म दे दिया, ठीक है, लेकिन उन पर ध्यान नहीं देना कि बच्चा कब आ रहा है, कब मतलब स्कूल से आ रहा है, स्कूल जा रहा है कि नहीं जा रहा है, पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। तो वो बस खाली क्या अपनी ही दुनिया में व्यस्त रहते थे, यानी घर का काम, खेती का काम, इसके अलावा अपने बच्चे पर जरा सा भी ध्यान नहीं देते हैं। अभी आज भी आप देखते होंगे गांव की जो माताएं होती हैं तो वो क्या है, वो मतलब मैक्सिमम मतलब लड़कियों को आप देखेंगे कि वो अपने बच्चे को जन्म तो दे दी, स्कूल तो भेज रही हैं समय से, लेकिन उनका बच्चा घर पे आ रहा है तो खाली बोल देंगे चलो होमवर्क करो, लेकिन उनके पास बैठकर उनको होमवर्क नहीं कराएंगी, बैठकर क्या है पंचायत में रहेंगी कि हाँ किसका मतलब कहाँ का क्या न्यूज है, ये जुटाने में वो व्यस्त रहती हैं। तो वो क्या करें, अपने बच्चे पर जो है वो ध्यान नहीं दे पा रही थी। ये कहीं ना कहीं जो है उनके जो है बच्चे के पालन पोषण पर जो है ये जो क्रिया होती है वो कहीं ना कहीं उनको क्या करती है, प्रभावित करती है। तो इसमें माता पिता को बच्चे के प्रति संवेगात्मक लगाव गहरा नहीं हो पाता। जाहिर सी बात है कि अगर वो अपने बच्चे को समय नहीं दे पा रही हैं और नहीं कर पा रही हैं तो इसमें क्या होगा, उनका जो संवेगात्मक रूप से जो लगाव रहेगा वो क्या होता है, कम होता जाता है। वह बच्चों के जीवन में बहुत ज़्यादा दखल नहीं देते हैं और न ही उन्हें कड़े अनुशासन में रखते हैं, ठीक है। ऐसे माने जो पेरेंट्स होते हैं वो क्या मतलब फ्री छोड़ दिए, बच्चा चाहे कुछ भी कर रहा है वो मतलब उनकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे, ठीक है। यदि कभी वह अनुशासन देना भी चाहे तो वह अधूरा या अविश्वसनीय लगता है। जैसे मान लीजिए अब 30 दिन तो आप समय नहीं दे पा रहे और एक दिन समय देकर उसको कहेंगे कि नहीं चलो पढ़ो, चलो लिखो, आज तुमको ये तो आप तो 30 दिन उनको बैठ कर पढ़ाए नहीं, तो अब एक दिन में क्या बच्चा सब कुछ सीख जाएगा? ऐसा तो नहीं होता है, ठीक है। फिर क्या है, माता पिता का व्यवहार बहुत ही सख्त और उपेक्षित रहता है। वह स्कूल, पास पड़ोस तथा बच्चों के मित्रों में से सदैव क्या करते, शिकायत करते रहते हैं। ऐसे वातावरण में पले बच्चों का सामाजिक समायोजन क्या होता है, अच्छा नहीं हो पाता है। तो ऐसे बच्चे भी जो है आगे चल के जो है अच्छे नहीं निकलते, क्योंकि वो कहीं ना कहीं क्या है, अपने माता पिता से असंतुष्ट रहते हैं। देखिए बच्चों को जन्म देना बहुत आसान होता है, लेकिन उनका पालन पोषण, उनको समय देना ये बहुत मुश्किल होता है। हर कोई जन्म तो बच्चे को दे देता आसानी से, लेकिन उनकी परवरिश सही दिशा में हो रही है या नहीं हो रही है, ये बहुत कम ही पेरेंट्स जो है इस पर ध्यान देते हैं। अब आइए देखिए लालन पालन की विधियों को प्रभावित करने वाले तत्व या कारक। तो देखिए पहला कारक क्या है, तो बालक का शारीरिक विकास है। दूसरा क्या है, बालक का मानसिक विकास है। तीसरा क्या है, बालक का पोषण है। चौथा क्या है, माता पिता की अभिवृत्तियां हैं। पांचवा है वातावरण। छठा है पास
पास पड़ोस, 7वां है अभिभावक का पक्षपात, 8वां है परिवार का आकार व स्वरूप, 9वां है आपका परिवार का सामाजिक आर्थिक स्तर, 10वां है माता पिता का व्यवसाय, 11वां है आपका टूटे या भग्न परिवार, 12वां है आपका माता पिता का आक्रामक व्यवहार, 13वां है माता पिता का कठोर अनुशासन और 14वां है परिवार का कलहपूर्ण वातावरण, 15वां है आपका माता पिता की जरूरत से अधिक आदर्शवादी होना। ये क्या है? ये आपका 15 जो है आपके लालन पालन को प्रभावित करने वाले कारक हैं या तत्व। तो देखिए बालक का शारीरिक विकास, तो देखिए कहीं ना कहीं बालक का जो होता है, आप देखिए ये पॉइंट सिर्फ हम लिख दें, आप इतने मैच्योर हैं कि आप ये पॉइंट याद करके आप अपने शब्दों में भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब हम आपको ओरल इसी तरह से सबका एक एक लाइन का मतलब समझा दे रहे हैं, आप इसको आसानी से करें। जैसे बालक का जो है शारीरिक विकास, तो किसी भी बच्चे का जो है शारीरिक विकास भी क्या है, लालन पालन की जो विधियां होती हैं उनको प्रभावित करता है। जैसे अगर बच्चे का अच्छे से शारीरिक विकास हो रहा है तो उसका लालन पालन क्या होगा, बहुत अच्छे तरीके से होगा। अगर वो बच्चा हमेशा बीमार रहता है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्या शारीरिक विकास अवरुद्ध होगा, तो उसके पालन पोषण पर भी क्या होगा, जो है प्रभाव पड़ेगा। जैसे बच्चा हमेशा रो रहा है, ठीक है, तो ऐसे बच्चों को क्या करते हैं लोग, खिलाना नहीं पसंद करते हैं, उनके साथ समय बिताना नहीं पसंद करते हैं। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं क्या है, लालन पालन की जो है विधियों को भी प्रभावित करती है। फिर क्या, बालक का मानसिक विकास, जो बच्चे मतलब क्रिएटिव माइंड के होते हैं उनका जो है मानसिक विकास बहुत अच्छा होता है। फिर क्या, बालक का पोषण, बालक को आपने पोषण में क्या उसको बालक का जो पोषण की जो विधियां होती वो भी कहीं ना कहीं क्या है आपके लालन पालन की विधियों को जो है प्रभावित करती है। माता पिता की अभिवृत्तियों का मतलब क्या हुआ कि माता पिता की क्या मतलब अभिवृत्तियां हैं, कैसे उन बच्चे को वो रख रहे हैं, कैसे उनका ध्यान रख रहे हैं, ये सब चीज का भी जो है बालक के लालन पालन के पर जो है असर पड़ता है। वातावरण का मतलब क्या हुआ कि घर का जो वातावरण कैसा है, इसका भी प्रभाव जो है लालन पालन पर पड़ता है। पास पड़ोस के भी वातावरण का जो प्रभाव क्या होता है बच्चे के लालन पालन पर पड़ता है। अभिभावक का पक्षपात, यानी अभिभावक अगर जैसे मान लीजिए लड़का लड़की में अंतर करते हैं या गलत होने पे भी लड़के का जो है या लड़की का जो है पक्षपात करते हैं, उसको समझाते नहीं कि सही और गलत में क्या अंतर है, तो यहाँ पर भी क्या होता है लालन पालन की जो विधियाँ होती है वो प्रभावित होती है। परिवार का आकार व स्वरूप, परिवार का आकार कैसा है, मतलब वह ज्वाइंट फैमिली है या मतलब न्यूक्लियर फैमिली है, ये भी जो है बालक के लालन पालन पर जो है असर डालता है। परिवार का सामाजिक आर्थिक स्तर, मतलब समाज में परिवार की क्या स्थिति होती है, ये भी कहीं ना कहीं बच्चे के पालन पोषण पर जो है क्या है आपका मतलब प्रभाव डालती है। माता पिता का व्यवसाय, माता पिता मतलब घर पर रहने वाले हैं या व्यवसाय करें, या माता जो है पिता जो है व्यवसाय करता है, माता घर पर रहती थी, इसका भी क्या है कहीं ना कहीं जो है बच्चे के पालन पोषण पर जो है प्रभाव पड़ता है। टूटे या भग्न परिवार, यानी जैसे डिवोर्सिव जो माता पिता होते हैं, यानी जैसे कभी माँ के पास बच्चा पल रहा है तो कभी पिता के पास बच्चा पल रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है माता पिता दोनों में से किसी एक का प्यार उसको मिल रहा है, दूसरे का प्यार नहीं मिल रहा, तो ये भी कहीं ना कहीं क्या है लालन पालन को जो है प्रभावित करता है। ठीक है, अब आइए देखिए आगे हम बात करते हैं। आपका आगे क्या है कि माता पिता का आक्रामक व्यवहार, माता पिता अगर बहुत ज़्यादा आक्रामक वाले हैं तो इसका भी कहीं ना कहीं क्या होता है बच्चे के लालन पालन पर जो है प्रभाव पड़ता है। फिर क्या, माता पिता का कठोर अनुशासन, तो माता पिता का आवश्यकता से अधिक कठोर होना भी ये बच्चे के पालन पोषण पर जो है असर डालता है। परिवार का कलहपूर्ण वातावरण, यानी परिवार में रोज आए दिन जो है कलह हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, तो ये भी कहीं ना कहीं जो है परिवार बच्चे के लालन पालन पर जो है प्रभाव डालता है। अब आइए देखिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते। दूसरा प्रश्न हमारा क्या है, बुद्धि की परिभाषा देते हुए बुद्धि के सिद्धांत बताइए। ठीक है, तो बुद्धि की हम परिभाषा देखते हैं। तो वर्डवुथ के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है, तो वर्डवुथ ने बताया कि बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। ठीक है, बुद्धि क्या है, बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। यह परिभाषा जो है किसके द्वारा दिया गया, वुडवर्थ के द्वारा। ठीक है, दूसरा क्या है आपका स्टर्न के अनुसार, तो जीवन की नवीन समस्याओं के प्रति समायोजन
समायोजन करने की सामान्य चेतन क्षमता ही क्या है, बुद्धि है। जीवन की नवीन नवीन मतलब नए समस्याओं के प्रति आप कैसे समायोजन करते हैं, ये सामान्य चेतना शक्ति अगर किसी में है तो उसी को हम क्या कहते हैं, बुद्धि कहते हैं। तीसरा परिभाषा क्या है, गाल्टन के अनुसार। गाल्टन के अनुसार क्या परिभाषा दिया गया, तो बुद्धि पहचानने तथा सीखने की क्या होती है, शक्ति होती है। ठीक है, फिर क्या, वकिंघम के अनुसार बुद्धि जो है सीखने की शक्ति ही, बुद्धि सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। ठीक है, बुद्धि क्या है, सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। ये किसने कहा, वकिंघम के अनुसार। तो ये देखिए 4 परिभाषा हमने बुद्धि का आप लोगों को दिया है। तो आप लोग प्लीज बुद्धि को मतलब अच्छे से, ये चारों परिभाषा में से कोई भी 2 परिभाषा आप अच्छे से याद कर लीजिए, वहां पर लिख लेंगे, आपको फुल नंबर आपको मिल जाएगा। देखिए स्टूडेंट, आज क्या था कि यूजी का भी हमको एक क्लास देना था, इसलिए आप लोगों की क्लास कोशिश है मेरी कि 9 बजे रात तक आप लोगों को हार्डली मिल जाए। ठीक है, तो प्लीज़ थोड़ा सा आज आप लोग कॉपरेट करिएगा, आज और कल ना। ठीक है, सुबह में क्या होगा, मैंने आपके जो 5th सेमेस्टर के छोटी बहनें हैं उनको देना, और शाम की क्लास आप लोगों की एक और कल रहेगी। अब आइए देखिए बुद्धि के सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। तो बुद्धि के सिद्धांत क्या है, तो बुद्धि के सिद्धांत निम्नलिखित है। थॉर्नडाइक का सिद्धांत, थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित यह सिद्धांत बहुत तत्व सिद्धांत भी कहलाता है। इन्होंने कहा कि बुद्धि में कोई एक नहीं, कई तत्व शामिल होते हैं, अतः इसमें सामान्य योग्यता जैसी सत्ता नहीं पाई जाती। किसी भी मानसिक क्रिया में कई तत्व मिलकर कार्य करते हैं, इसी कारण 2 मानसिक परीक्षाओं में सहसंबंध पाया जाता है। थॉर्नडाइक ने बुद्धि को उद्दीपन अनुक्रिया के सिद्धांत के आधार पर जो है यह सिद्ध करने का जो है प्रयत्न किया। उन्होंने क्या बताया कि बुद्धि में कोई एक तत्व नहीं होता, कई तत्व मिलकर जो है बुद्धि का जो है निर्माण करते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, सामान्य योग्यता जैसी सत्ता नहीं पाई जाती। ये मतलब कोई भी मानसिक क्रिया जो होती है कई तत्वों से मिलकर कार्य करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, बुद्धि का सिद्धांत बोलते हैं। ये किसके द्वारा दिया गया था, तो थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था। अब आइए देखिए दूसरा हम देखते हैं स्पीयरमैन का सिद्धांत। स्पीयरमैन का सिद्धांत में क्या है, तो इसे द्वितत्व सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। उनके अनुसार बुद्धि के 2 तत्व हैं, सामान्य योग्यता एवं विशिष्ट योग्यता। सामान्य योग्यता का उपयोग प्रत्येक बौद्धिक कार्य में होता है, यह प्रत्येक में भिन्न होती है, यानी जो सामान्य योग्यता पाई जाती है वो क्या है, बौद्धिक कार्य में इसका, लेकिन हर व्यक्ति में क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। हर व्यक्ति मानसिक दृष्टि से क्या होता है, दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है, यानी अलग होता है। स्पीयरमैन के अनुसार सामान्य योग्यता मानसिक शक्ति है, जिस प्रकार शारीरिक शक्ति का उपयोग शारीरिक सामान्य कार्यों को करने के लिए होता है, इस प्रकार मानसिक शक्ति का उपयोग मानसिक कार्यों को करने में होता है। सामान्य योग्यता किस व्यक्ति में कितनी है, इसकी जानकारी अंतर्दृष्टि द्वारा किए जाने वाले कार्यों से होती है। इस प्रकार की योग्यता में सहसंबंध शिक्षण तथा सहसंबंध शिक्षण, ठीक है, संबंध शिक्षण तथा सहसंबंध शिक्षण पाया जाता है। जहाँ तक विशिष्ट योग्यता की बात है, वह भी प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न होती है। व्यक्ति में व्यक्तित्व विकास में या प्रतिमा को विकसित करने में जो है इनका जो है मतलब योग होता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो है स्पीयरमैन ने क्या बताया। स्पीयरमैन ने 2 तरह की योग्यता की बात की, एक सामान्य योग्यता और एक क्या होती है, विशिष्ट योग्यता। जो विशिष्ट योग्यता होती है वो भी क्या है, प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग होती है, और ये जो विशिष्ट योग्यता होती है ये पर्सनलाइज होती है। ठीक है, आगे अब देखिए थर्स्टन का सिद्धांत। थर्स्टन के सिद्धांत को भी हम देखते हैं कि इस सिद्धांत का प्रतिपादन थर्स्टन ने किया। थर्स्टन के अनुसार बुद्धि अनेक प्रतिकारकों का समूह है। अब ये प्रतिकारक कौन कौन से, तो देखिए 2 प्रतिकारक होते हैं, प्राथमिक प्रतिकारक और द्वितीय प्रतिकारक। तो प्राथमिक प्रतिकारक में थर्स्टन ने बुद्धि के प्राथमिक प्रतिकारक इस प्रकार बताए हैं। तो इसमें क्या बताया उन्होंने, मौखिक कार्य बताया। तो मौखिक कार्य कैसे होता है, तो आपका तर्क से, अध्ययन से, शब्द आदि के विकास में सहायक होता है। दूसरा उन्होंने बताया संख्या, तो यह योग्यता गणित संबंधित समस्याओं को हल करने में सहायक होता है। तीसरा उन्होंने बताया दूरी, तो दूरी क्या होती है, स्थान की दूरी तथा स्थानगत अंतर आदि के ज्ञान में सहायक होती है। फिर क्या, रटंत स्मृति, जैसे किसी चीज को हम क्या करते हैं, समझते नहीं है तो उसको हम क्या करते हैं, रट लेते हैं। इसमें व्यक्ति को रटने की योग्यता का पता चलता है। फिर 5
पांचवा क्या है, शब्द प्रवाह। शब्द प्रवाह में क्या होता है, इसके अंतर्गत छात्रों की भाषा का जो है विकास होता है। छठा क्या है आपका, तर्क। इसके माध्यम से छात्रों की तर्क संबंधित योग्यता का परीक्षण किया जाता है। तो ये क्या था आपका प्राथमिक प्रतिकारक का भाग था। अब देखिए द्वितीय प्रतिकारक में क्या है, तीसरे के अंदर इसमें क्या करते हैं, द्वितीय प्रतिकारक समस्या समाधान। इसके अंतर्गत नवीन समस्या के समाधान को हल करने की योग्यता का जो है क्या किया जाता है, परीक्षण किया जाता है। ठीक है। दूसरा क्या है आपका साहचर्य स्मृति, दो संबंधित सहचर्यों को की स्मरण योग्यता इसके अंतर्गत आती है। तीसरा इसमें क्या, वस्तु परीक्षण, वस्तुओं का संबंध मालूम करने में सहायक होता है। चौथा क्या है, प्राप्त गति, किसी वस्तु को देखकर उसे समझने में शीघ्रता, समस्या की समानता तथा असमानता के अभिज्ञान आदि में कितनी तीव्रता रहती, इस पर हम काम करते। तो देखिए द्विकारक के 4 भाग है और प्राथमिक प्रतिकारक के 6 भाग है और द्वितीय प्रतिकारक के 4 भाग है। तो ये चारों भाग आप अच्छे से जो है इसको याद कर लीजिएगा। अब आइए देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, सृजनात्मकता विकास पर प्रभाव डालने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो देखिए सृजनात्मकता विकास पर प्रभाव डालने वाले कारक क्या है आपके निम्नलिखित है। पहला क्या है, सामाजिक आर्थिक स्तर। दूसरा है लिंग भेद। तीसरा है बालकों का क्रम। चौथा है परिवार का आकार। और पांचवा क्या है, शहरी वातावरण। तो ये क्या है, ये आपके 5 जो है कारक होते हैं। अब आइए एक एक कारक के बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो एक पहला कारक क्या है आपका, सामाजिक आर्थिक स्तर। उच्च आर्थिक स्तर के बालकों में सृजनात्मकता की प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है, क्योंकि उनको नए अनुभव और ज्ञान प्राप्त करने के अधिक मौके मिलते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर निम्न आर्थिक स्तर वाले जो बच्चे हैं उनमें क्या है, सृजनात्मकता कम पाई जाएगी, जो कि धनी और संपन्न परिवार के बच्चों के अपेक्षा। ठीक है। फिर क्या है आपका लिंग भेद। लड़कों में सृजनात्मकता लड़कियों की तुलना में अधिक पाई जाती है, क्योंकि उन्हें अधिक स्वतंत्रता और बढ़ावा प्राप्त होता है। तो ये भी बात सही है कि लड़कियों को क्या करते, बहुत ज्यादा रोका टोका जाता है, जबकि लड़कों को क्या है, कोई रोक टोक नहीं होती। तो उनकी जो सृजनात्मक क्षमता होती है वो लड़कों के अपेक्षा क्या होती है, लड़कियों में जो है लड़कियों के अपेक्षा क्या होती है, लड़कों में ज्यादा पाई जाती है। तीसरा आपका है बालकों का क्रम। परिवार के बड़े बालक के ऊपर अधिक पाबंदी होती है, इसलिए वह अधिक निर्माण नहीं कर सकता है। मंझले और छोटे बालकों को अधिक मौके प्राप्त होते हैं, उनके ऊपर अधिक पाबंदी नहीं होती, अतः वे अधिक सृजनात्मक होते हैं। ठीक है। ये भी बात सही है कि जितना बड़े बच्चे पर पूरा रूल नियम लागू होता है, उतना क्या है छोटे बच्चे और मंझले बच्चे पर क्या होता है, इतने सारे रूल नियम जो है लागू नहीं होते हैं। फिर आपका अगला क्या है, परिवार का आकार। छोटे परिवार के बालकों को अधिक सुविधाएं मिलती हैं, इसलिए वे अधिक सृजनात्मक होते हैं। किसके अपेक्षा, बड़े परिवार या संयुक्त परिवार के अपेक्षा, बच्चों के अपेक्षा जो है उनमें जो सृजनात्मक क्षमता क्या होती है, अधिक पाई जाती है। अगला क्या है आपका शहरी वातावरण। शहर में नाना प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, इसलिए शहरी बालक अधिक क्रियाशील होते हैं। ठीक है। तो शहर में क्या है, शहर के बच्चे जो होते हैं गांव के बच्चे के अपेक्षा क्या होते हैं, अधिक क्रियाशील होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि उनको जो अधिक सुविधा प्रदान होती है, उनमें जो सृजनात्मकता की जो प्रवृत्ति होती है वो क्या होती है, अधिक पाई जाती है। अगला हमारा प्रश्न क्या है, देखिए क्या है, सृजनात्मकता के विरोधी कारकों का उल्लेख कीजिए। अभी देखिए प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, उसी तरह से विरोधी कारक होते हैं। तो विरोधी कारक को भी हम लोग देख लेते हैं। तो सृजनात्मकता को यहाँ पर सृजनात्मकता बढ़ा लीजिएगा को बढ़ाने के लिए जहां कई कारक जिम्मेदार होते हैं, वहीं कुछ कारक ऐसे भी होते हैं जो बालक के सृजनात्मक क्षमता को दबा देते हैं। उन्हें सृजनात्मकता के विरोधी कारक कहते हैं, जो निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला क्या है आपका, प्रश्नों का सही जवाब न देना। ठीक है। प्रश्नों का सही जवाब न देने की वजह से भी क्या होता है, सृजनात्मकता जो है प्रभावित होती है। तो देखिए बालक जब अपने माता पिता, संरक्षकों व शिक्षकों से तरह तरह के प्रश्न पूछते हैं और अपनी जिज्ञासा को शांत करना चाहते हैं, परंतु यदि उनके माता पिता और संरक्षक उनके प्रश्नों का सही उत्तर नहीं देते हैं अथवा उन्हें डांट फटकार कर या झिड़क कर भगा देते हैं, तो बालकों में क्या होती है, सृजनशीलता का दमन हो जाता है और वह डर के मारे प्रश्नों को जो है पूछ नहीं सकते हैं या पूछा नहीं करते हैं कि कहीं ना कहीं क्या है, वो उनकी जो है सृजन क्षमता जो है, इसको सृजन क्षमता शक्ति को क्या किया गया, दबाने की कोशिश की गई। तो ऐसे
से बच्चे क्या होते हैं, आगे चलकर बहुत ज्यादा डरे हुए भयभीत रहते हैं। ठीक है, अगले पॉइंट की ओर देखते हैं। कल्पना शक्ति को प्रोत्साहित नहीं करने पर, जब बालक अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग कुछ नवीन चीज बनाते हैं, जैसे कविताएं रचते हैं, कहानी लिखते हैं, परंतु यदि माता पिता उन्हें प्रोत्साहित न करके उन्हें डांटते हैं या उनका मजाक उड़ाते हैं, तो उन बालकों में भी क्या होती है, सृजन शक्ति जो है कम हो जाती है। ठीक है, तीसरा क्या, बहुत अधिक खिलौने उपलब्ध करा देने से, अध्ययनों से यह पता चला है कि खिलौने जहां बालकों के सृजन व शारीरिक विकास में सहयोग प्रदान करते हैं, वहीं उनकी अधिकता सृजनशीलता के विकास में बाधा उत्पन्न करती। जब माता पिता एवं अभिभावक बालकों को बहुत अधिक और बहुत ही सुंदर सुंदर खिलौने खेलने के लिए देते हैं, तो बालक अधिकांश समय उन्हीं खिलौने से खेलते रहते हैं और अपना ऊर्जा समय नष्ट करते हैं। परिणाम स्वरूप उनकी जो सृजनशीलता जो होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो क्या है, दिन भर जैसे उसी खिलौने की एक ही जगह बैठकर बस खेलते रहेंगे, तो इससे क्या होगा, इससे उनकी जो शारीरिक विकास, उनका मानसिक विकास, उनको जो सोचने की जो शक्ति, वो सब कहीं ना कहीं क्या होती, प्रभावित होगी। तो इसलिए क्या है, बच्चे जो है मतलब वहाँ पे जो है कम सृजनशील होंगे और ये कहीं ना कहीं जो है उनके लिए विरोधी कारक के रूप में जो है आगे आएगा। और चौथा देखते हैं, रूढ़िवादी पारिवारिक माहौल। रूढ़िवादी पारिवारिक माहौल में क्या है, जिन बालकों के माता पिता जितना ही अधिक रूढ़िवादी मतलब पुराने सोच विचार वाले एकदम, ठीक है, वह परंपरागत होते हैं, वह अपने बालकों को अपनी तरह रूढ़िवादी बनाना चाहते हैं। वे अपने बालकों को अपने ही रास्ते पर चलने के लिए बाध्य करते हैं, जिससे उन बालकों में क्या होती, सृजनात्मकता की कमी हो जाती। तो इसीलिए क्या, परिवार का रूढ़िवादी होना भी कहीं न कहीं क्या है, बालक के सृजनशीलता को जो है प्रभावित करता है या उनमें सृजनशीलता को विकसित होने में से रोकता है। फिर क्या है, पांचवा क्या है, बहुत अधिक छूट या आजादी। जो बालक अपने मन में जितना अधिक खेलते कूदते हैं, समय व्यतीत करते हैं, उनमें उतना ही अधिक सृजनशीलता का गुण पाया जाता है। बहुत अधिक छूट या आजादी बालकों की सृजनशीलता में क्या होती है, बाधक बन जाती है। तो ये आपके आज 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। देखिए मोबाइल भी डिस्चार्ज होने वाला है, तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट। कल की क्लास में कल आप लोगों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से भरा रहेगा। देखिए मेरा टारगेट है कि आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन जो है मेरे मॉडल पेपर से आ जाए, और इसी तरह का जो है कलेक्शन हम आप लोगों को देते रहते हैं ताकि आप लोग जो है अच्छे से तैयारी कर सके। तो आप लोग वीडियो को देखना और शेयर करना ना भूले स्टूडेंट, और अपना वैल्यूएबल कमेंट भी जरूर आप लोग दिया करिए। तो मिलते हैं कल की क्लास। कल की क्लास जो है आप लोगों की इवनिंग में होगी, और आपके छोटे बहनों की जो क्लास होती है वो आप दोपहर में हम दे देंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो आज की क्लास जो है आप लोगों को हार्डली 9 से 9:30 के बीच में मिल जाएगी। तो अब जो है आज की क्लास भी 9:30 बजे, और कल रात की क्लास भी आप लोगों को हम 9:30 बजे यूट्यूब पर हम दे देंगे। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ध्यान रखिए और इंजॉय के साथ आप लोग सेशन को पढ़ते रहिए। सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।